नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो आज मैं ज़्यादा संबोधन तो नहीं करूँगा, मैं सीधे आज टॉपिक पे आऊँगा क्योंकि मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। जैसे ही मैंने द हिंदू में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा, यह मेरा इकोनॉमी का सबसे बेस्ट टॉपिक है। मैं जब भी एडिटोरियल देखता हूँ तो मेरे अंदर एक अलग का जोश बढ़ जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में। जैसे कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी आप इसे याद रखिएगा, सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद। तो चलिए, आज बस बच्चों के स्टाइल में पढ़ना है हम लोगों को, और आज के बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे छोड़ना नहीं है। उसे बस बस होता है ना कि जो चीज आ गया एक राक्षस के तौर पे टूट पड़ना है कि भाई आज तो फोड़ ही देना है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में कुछ भी पूछ लो, यूपीएससी हम लोग तैयार बैठे हैं। तो चलिए, इसी प्रयास के साथ मैं इस लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन व्हाट द 14th फाइनेंस कमीशन promised to the state and what they have received। कहने का मतलब है कि 14वें फाइनेंस कमीशन ने राज्यों से जो वादा किया था और राज्यों को जो मिला उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। तो क्या यह एक आर्थिक संघवाद का उदाहरण हो सकता है? यहाँ पे आर्थिक संघवाद की चर्चा की गई है, यानी कि इस एडिटोरियल का जो बेस है वह है इकोनॉमिक कोऑपरेटिज्म, यानी कि आर्थिक संघवाद। तो आर्थिक संघवाद का आशय क्या होता है? आर्थिक संघवाद कहने का मतलब कि हमारी जो केंद्र है, जो राज्य है, दोनों आर्थिक स्तर पर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक साथ मिलकर कार्य करना। यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ही है कि जो दोनों, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो केंद्र है और जो राज्य है, वह मिलकर कार्य करेगी अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वतंत्र रूप से। किसी का किसी पे दबाव नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या वर्तमान में जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, यह कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं पिछड़ गया है या इसमें कुछ ना कुछ बदलाव आया है। तो हम पहले देख लेते हैं आर्थिक संघवाद। यह पूरा जो एडिटोरियल है, अभी यह दीपक ओब्रान जी हैं, इन्होंने जो टॉपिक लिखा है, सॉरी, डिरेक ओब्रायन जी हैं। डिरेक ओब्रायन जी ने जो डिस्कशन किया है वो पूरा का पूरा आर्थिक संघवाद पे है। यहाँ उन्होंने कुछ ज्यादा ही ब्लेम कर दिया है गवर्नमेंट का, तो हमें उतना ज्यादा ब्लेम नहीं करना है। बस यूपीएससी के लायक हमें यहाँ से क्या निकालना है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आर्थिक संघवाद, यह जो उदाहरण है कि 14 फाइनेंस कमीशन ने राज्यों से जो वादा किया था और उसके बनस्पत राज्यों को जो प्राप्त हुआ, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। तो हम थोड़ा देख लेंगे कि 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या वादा किया था। तो यहाँ पे हम चलिए यह देखते हैं कि 14, मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ। एक मिनट बच्चों, मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो चलिए, हमने देखा कि 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या वादा किया। 14th वित्त आयोग, 14th वित्त आयोग द्वारा किए गए वादे, द्वारा किए गए वादे। बच्चों, राइटिंग को थोड़ा सा आप माइंड नहीं कीजिएगा, थोड़ा राइटिंग वास्तव में सही नहीं है। तो चलिए, 14 फाइनेंस कमीशन ने राज्यों से क्या वादा किया था। तो एक तो 14 फाइनेंस कमीशन ने यह बोला था कि राज्यों को अपने संसाधनों पर, अपने संसाधनों पर नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण होना चाहिए, यह 14 फाइनेंस कमीशन ने
एक वादा यह किया था राज्यों से कि राज्यों को अपने संसाधन पर यानी कि वित्तीय संसाधन पर अधिक से अधिक नियंत्रण, संसाधन मतलब वित्तीय संसाधन, वित्तीय संसाधन, वित्तीय संसाधन पर इनका नियंत्रण होना चाहिए। एक तो यह है। दूसरा उन्होंने जो वादा किया था राज्यों से वह यह था कि जो विभाज्य पुल है, जो विभाज्य पुल है, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को कि यह विभाज्य पुल क्या होता है। विभाज्य पुल, विभाज्य पुल में राज्यों की हिस्सेदारी, राज्यों की हिस्सेदारी, राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% किया गया। 42%, यानी कि एक तो उन्होंने यह बोला था कि वित्तीय संसाधन पर राज्यों का नियंत्रण होना चाहिए। फिर उन्होंने यह बोला था कि जो विभाज्य पुल है उसमें राज्यों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। जैसे विभाज्य पुल का मतलब है कि करों का वह हिस्सा जो केंद्र एवं राज्य को मिले। विभाज्य पुल एक पुल होता है, जैसे केंद्र को भी वहां से कुछ न कुछ हिस्सा मिलता है और राज्य को भी हिस्सा मिलता है। तो उसमें विभाज्य पुल, बस इतना ही याद रखना है कि इस वह करों का वह हिस्सा जहां से, एक मिनट, मतलब करों का वह हिस्सा, यही है, करों का वह हिस्सा जहां से केंद्र और राज्य दोनों को हिस्सेदारी मिलती है, वही है विभाज्य पुल। जहाँ विभाज्य पुल जैसे होता है ना कि बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे केंद्र द्वारा टैक्स वसूला जाता है लेकिन उसमें राज्यों की भी हिस्सेदारी होती है। तो उसी हिस्सेदारी की बात हो रही है कि उस हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने की बात की गई थी 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा। लेकिन अभी घटाकर क्या किया गया है, 41%। आप याद रखिएगा, इसको अभी घटाकर 41% कर दिया गया है। अभी घटाकर इसको 41% कर दिया गया है। तो यहां भी कहीं ना कहीं उन्होंने जो वादा किया था उस वादे के अनुसार राज्यों को हिस्सा प्राप्त नहीं हो रहा है। तो वही है कि जो 14th फाइनेंस कमीशन ने राज्यों से जो वादा किया था वह राज्यों को नहीं मिल पा रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी का भी जिक्र किया था। यहाँ पे जो एडिटोरियल राइटर है, तो मैं आप लोगों से ऐसे ही एक माइंडसेट के लिए यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ। हम लोगों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप किसी एक पार्टी को लेकर किसी मेंस में कोई आंसर लिखो। तो मैं बस आपके माइंड को एक स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए यहाँ पे उसका जिक्र कर दे रहा हूँ। उन्होंने बोला था कि 1980-89 का जिक्र उन्होंने किया था, जिस समय कांग्रेस का काफी वर्चस्व था। यानी कांग्रेस एक बहुत ही बड़ी पार्टी बनकर रूल कर रही थी। तो उस दौरान उन्होंने 2 अनुच्छेद का यहाँ पे जिक्र किया है। अगर आप अंदर एडिटोरियल में पढ़ोगे तो उन्होंने जिक्र किया था 356 एवं सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग। तो यहाँ पे एडिटोरियल राइटर ने यह बताया था कि 1980-89 के दौरान जब कांग्रेस का वर्चस्व था तो उस समय 356 का काफी ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता था, जिसके तहत कहीं ना कहीं राज्यों की शक्तियों को कम करने का प्रयास किया गया था। बस हमें इतना ही याद रखना है। हम जानते हैं 356 में प्रेसिडेंट रूल की बात की है। तो प्रेसिडेंट रूल के माध्यम से कहीं ना कहीं राज्यों की शक्ति को कम करने का प्रयास किया जाता था 1989 और 80-89 के दौरान, कि उस समय पार्टी का वर्चस्व था। फिर इसके अलावा एक और उन्होंने 2014 का भी जिक्र किया है। फिर उन्होंने 2014 का भी जिक्र किया है। फिर 2014 का भी जिक्र किया है। तो 2014 में उन्होंने यह बोला है कि जो बीजेपी अभी वर्तमान में क्या है, बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर रूल कर रही है। ऐसे हमें यह इससे नहीं मतलब है कि कौन सी पार्टी रूल कर रही है और उनका क्या क्या कहते हैं, कौन से क्या स्टाइल है
रूल करने का, इससे हमें मतलब नहीं है। तो 2014 में क्या है, बीजेपी का वर्चस्व है। तो बीजेपी क्या, तो यहाँ पे एडिटोरियल राइटर ने बोला है कि सहकारी संघवाद के नाम पर, एडिटोरियल राइटर का मानना है कि सहकारी संघवाद के नाम पर, सहकारी संघवाद के नाम पर आर्थिक तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे कोविड के समय आप लोगों ने, अगर आप लोग न्यूज पे अपना ध्यान बनाए रहे होगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पे एडिटोरियल राइटर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आर्थिक तंत्र का दुरुपयोग किया गया है, यहाँ पे दुरुपयोग किया गया है। तो क्या होता है यहाँ पे, सहकारी संघवाद का मतलब हम लोगों ने देखा, सहकारी संघवाद क्या होता है कि केंद्र राज्य टीम भावना की तरह कार्य करे, यानी दोनों अपनी अपनी शक्तियों का स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग करते हुए एक दूसरे का सहयोग करे, यही होता है सहकारी संघवाद। तो यहाँ पे राइटर यह बोल रहा है कि जैसे 1980-89 में 356 के नाम पर राज्यों की शक्ति को कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास किया गया था, उसी के तहत 2014 में जो वर्तमान सरकार है, यह कहीं ना कहीं सहकारी संघवाद के नाम पर आर्थिक तंत्र को दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, तो इसके पीछे तो लॉजिक बताना पड़ेगा। ऐसे ही तो आप किसी का अपोज नहीं कर सकते, तो कैसे आर्थिक तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बताया है, इस एडिटोरियल में एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने यह बताया है कि राज्यों को जो जीएसटी में जो भुगतान होना चाहिए, राज्यों को जीएसटी भुगतान में विलंब हुआ है। जीएसटी भुगतान, जैसे हम लोग जीएसटी भुगतान में विलंब, जीएसटी भुगतान में विलंब। तो कहने का मतलब है कि अभी राज्यों को जो जीएसटी से राज्यों की जो हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी को राज्यों तक पहुंचाने में विलंब लगाया गया। भले ही जैसे कि यहाँ पे उन्होंने यह डाटा दिया है कि दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020, तो यहाँ पे एडिटोरियल राइटर क्या बोलना चाहते हैं कि जीएसटी के मुआवजे के रूप में आप यहाँ अगर देखोगे तो 35 करोड़ की उन्होंने बात की थी कि जीएसटी मुआवजे के रूप में 35 करोड़ रुपए राज्यों को भले ही मिले हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इतने विलंब होने के बाद, यानी इतनी देरी से इतने पैसे राज्यों को मिले, तो इस दौरान राज्यों का अपना जो खर्च है, यह खर्च कैसे चल पाया होगा, इस पर सवाल उठता नजर आता है कि भले ही जीएसटी के माध्यम से 35 करोड़ रुपए राज्यों को मिले हुए हैं, लेकिन इसमें जो विलंब हुआ, और इस दौरान यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ बताया गया है, मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूं, जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है 35,000 करोड़ जीएसटी के माध्यम से मिले हैं। तो इस दौरान जो है राज्यों का जो खर्च है, यह खर्च कैसे चला होगा, इस पे जो हमारे डेरेक ओब्रान जो राइटर साहब हैं, वह सवाल उठाते हैं। ऐसे सवाल कहीं ना कहीं यह लाजमी है। मैं एक पेज ऐड करता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो देखिए, पहला वही है, जीएसटी के माध्यम से 35,000 करोड़ की बात उन्होंने की थी। 35,000 करोड़ मिले, राज्यों को, करोड़ मिले, लेकिन देरी से, लेकिन देरी हुई, इस दौरान खर्च
कहां से किया गया यह सवाल उठता है। खर्च कहां से किया गया, कहां से किया गया यह सवाल उठता है, यह सवाल उठता है। एक तो यह हुआ, जैसे हम डिस्कशन किस बात पे कर रहे हैं कि जो है कहीं ना कहीं आर्थिक संघवाद के माध्यम से जो है आर्थिक संघवाद कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हम 14 फाइनेंस कमीशन को एक बेस मानकर हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी बैकअप के तौर पे, यानी कोई भी अगर हम तथ्य डाल रहे हैं तो उसके पीछे बैकअप के रूप में 14 फाइनेंस कमीशन को भी लगा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप एग्जैक्ट एग्जाम्पल पेश नहीं करोगे, जो एग्जामिनर है वह आपकी बातों पर विश्वास क्यों करे। तो उसके पीछे आपको लॉजिक लगाना होगा। जैसे समाज शास्त्र के विद्यार्थी यानी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट समझते होंगे कि जो आप अगर कुछ बोलते हो तो उसके पीछे जो लॉजिक है उस लॉजिक को भी आपको बताना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्या होगा, फिर देखते हैं। अभी कोविड के दौरान जो है बहुत से उपकर यानी कि सेस भी लगाया गया है। कोविड में उपकर उपकर जैसे सेस, उपकर का मतलब क्या है, उपकर का मतलब है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। सॉरी बच्चों, कोविड मैं यहाँ पे मैंने गलती कर दी। जैसे कि पहला हमने 35,000 करोड़ की बात की थी, 35,000 करोड़ राज्यों को मिला जीएसटी के माध्यम से, 35,000 करोड़। तो उसमें जो विलंब हुआ यह सवाल उठता है। दूसरा जो है उपकर, केंद्र द्वारा उपकर लगाया जाता है, केंद्र द्वारा उपकर, केंद्र द्वारा उपकर। उपकर का मतलब क्या है, टैक्स ऑन टैक्स, यानी अगर कोई टैक्स है, टैक्स ऑन टैक्स। तो यहाँ पे देखिए, तो आप लोगों के मन में यह सवाल उठता होगा कि अगर टैक्स लग रहा है तो इससे राज्यों की जो आर्थिक आर्थिक स्थिति है वो कैसे कमजोर होगी। तो बेटा यहाँ पे आर्थिक जो क्या है, हम जो शेष लगा रहे हैं, सॉरी उपकर जो हम लगा रहे हैं, तो यह उपकर क्या हो, यह केंद्रीय विभाज्य पुल का हिस्सा नहीं है, इसमें राज्यों को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। जो कि यह सवाल उत्पन्न करता है कि आप जो है कहीं ना कहीं राज्यों के जो कर कर की जो शक्ति है उसे कहीं ना कहीं कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। यह यहाँ पे बताता है कि जो उपकर लगाए जा रहे हैं, टैक्स ऑन टैक्स जो लगाया जा रहा है, उसमें तो राज्यों को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। तो इसलिए यह सवाल उठता है कि केंद्र द्वारा जो उपकर लगाया जा रहा है यह कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। और चौथा क्या है, कोविड 19 में हमने देखा था सेस लगाया जा, कोविड 19 में सेस की भी चर्चा की गई थी, सेस की भी चर्चा। तो अगर सेस लगा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं राज्यों का जो टैक्स की जो शक्ति है, यानी राज्यों की जो टैक्स की हिस्सेदारी है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी इसके माध्यम से भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं जो आर्थिक संघवाद का जो कॉन्सेप्ट है वह कैसे कमजोर हो रहा है, यह यहाँ पे हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। एक तो जीएसटी लगाया गया और जीएसटी के माध्यम से राज्यों को जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उसमें भी देरी हुई। तो इस दौरान कहीं ना कहीं राज्यों की जो शासन व्यवस्था वो कैसे चली होगी, इस पे सवाल उठता है। दूसरा क्या है, केंद्र द्वारा उपकर लगाया गया, यानी केंद्र उपकर लगा रही है तो यह केंद्रीय विभाज्य पुल का हिस्सा नहीं है। हमने केंद्रीय विभाज्य पुल के बारे में यह देखा कि यह है यह इसमें जो है केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी होती है, दोनों को हिस्सा मिलता है जो भी टैक्स इसके अधीन वसूले जाते हैं। तो उपकर लगाया जा रहा है। फिर कोविड सेस की भी चर्चा है कि अगर कोविड सेस को भी लगाया जाता है तो यह भी कहीं ना कहीं केंद्र को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर राज्यों को कहीं ना कहीं कमजोर करता हुआ दिख रहा है। फिर हमने यह देखा, देखिए तो हमने स्टार्टिंग में यह इस बात की चर्चा की थी कि जो 14 फाइनेंस कमीशन ने, तो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर कभी भी आर्थिक संघवाद के संबंध में कुछ लिखने को आए तो वहां पे
आप स्टार्टिंग में बता सकते हो कि आर्थिक संघवाद क्या होता है? आर्थिक संघवाद का मतलब कि केंद्र और राज्य अपनी आर्थिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक दूसरे का सहयोग करे, यह हुआ अपना आर्थिक संघवाद। फिर आप थोड़ा एग्जाम्पल दे सकते हो, बैकअप के तौर पे यह दे सकते हो कि वर्तमान में द हिंदू के एक लेख के माध्यम से यह पता चला कि कहीं ना कहीं राज्यों को आर्थिक स्तर पर कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसका स्पष्ट उदाहरण 14th फाइनेंस कमीशन द्वारा दिए गए सलाह को ध्यान में रखते हुए पता चलता है कि 14th फाइनेंस कमीशन ने यह बोला था कि राज्यों को 32 से 42% तक की विभाज्य पूल से हिस्सेदारी मिले, लेकिन उस हिस्सेदारी को अभी वर्तमान में घटाकर 41% कर दिया गया है। उसके अलावा उन्होंने यह भी बोला था कि वित्तीय संसाधन पर राज्यों को अधिक नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं कि जीएसटी के माध्यम से जो राज्यों को जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उसमें भी देरी होती है। उसके बाद केंद्र ज्यादा से ज्यादा उपकर लगा रहे हैं। फिर कोविड-19 के समय हमने यह देखा कि केंद्र सेस की भी चर्चा कर रही है। तो फिर तो हमने यहाँ पर यह समझा कि अभी वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है। तो फिर अगर इतना चर्चा हो रहा है तो यहाँ पे हम एफआरबीएम एक्ट को कैसे भूल सकते हैं भाई? एफआरबीएम कानून जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि इन्होंने राज्यों को सलाह दी थी कि राज्य अपनी जीडीपी का अपनी जीडीपी का 3% तक राजकोषीय घाटा रख सकता है। राजकोषीय घाटा रख सकता है। घाटा रख सकता है। राजकोषीय घाटा रख सकता है। तो इसमें उन्होंने जो एस्केप क्लॉज की भी बात की थी। जैसे एस्केप क्लॉज की भी इन्होंने बात की थी। एस्केप क्लॉज इन्होंने बात की थी। एस्केप क्लॉज जो कि था 0.5%। तो एस्केप क्लॉज मतलब क्या है? जैसे कि उन्होंने बोला है कि 3% तक राजकोषीय घाटा आप अपनी जीडीपी का रख सकते हैं। तो हो सकता है कभी ना कभी महामारी या कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जो कि 3% उस दौरान जो है खर्च करना जरूरी हो, तो इसमें बढ़ोतरी हो सकता है। इसके लिए उन्होंने 0.5% का प्रतिशत का एस्केप क्लॉज भी दिया कि आप इसको 3.5%, 0.5 की बढ़ोतरी इसमें आप कर सकते हो। लेकिन वर्तमान में तो हमारे यहाँ यह समस्या आ रही है। वर्तमान में देखिए इस सीमा को बढ़ाकर कोविड के समय क्या कर दिया गया है? कोविड के समय हम लोगों ने देखा कि सीमा को बढ़ाकर 3% से 5% कर दिया गया है। 5% कर दिया गया है। तो इसमें क्या है? इसमें हम देख रहे हैं कि 2% की बढ़ोतरी हो रही है। 2%। तो 0.5% तो पहले से ही बोला गया है। जैसे एफआरबीएम एक्ट के समय ही एफआरबीएम एक्ट में ही बोला गया कि अगर कोई महामारी का समय आता है तो आप 0.5% की इसमें बढ़ोतरी कर सकते हो, और वर्तमान में 2%। तो 0.5% तो एफआरबीएम एक्ट ने ही बताया था कि आप महामारी के समय इतने की बढ़ोतरी कर सकते हो। तो जो 2% की बढ़ोतरी हो रही है उसमें जो 1.5% जो बचा, ये 1.5% आप तभी बढ़ा सकते हो। इसके पीछे आपको एक उपयुक्त कारण बताना होगा कि यह क्यों हुआ इतने बढ़ोतरी, यानी इस 1.5 के पीछे का एग्जैक्ट लॉजिक आपको बताना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि अगर कभी महामारी आती है तो महामारी में सरकार को क्या करना होता है? सरकार को कल्याणकारी योजनाओं में भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खर्च करना पड़ता है, जिसका बेनिफिट सरकार को नहीं मिल सकता है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर एफआरबीएम एक्ट द्वारा तय की गई सीमा से ऊपर अगर खर्च करती है, तो अगर वह खर्च 0.5% यानी अगर 3% का टारगेट दिया गया है, तो अगर 3.5% खर्च हो जाता है जीडीपी का, उसको बनाने में 3.5% राजकोषीय घाटा अगर रहता है तो नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जैसे ही वह 3.5 से ऊपर जाता है, जैसे कि बोलने के एस्केप क्लॉज कोविड में क्या
कर दिया गया। 2% का स्केप क्लॉज दिया गया है, जिसमें कि 1.5% जो है वह एक एग्जैक्ट लॉजिक, यानी आपको कारण बताना होगा कि इतना क्यों हुआ। तो ज्यादा डिटेल हमें यहाँ पे नहीं देखना है, हम लोग सहकारी संघवाद। तो आप लोग अगर कभी सलाह मांगा जाए कि सहकारी संघवाद को स्थापित करने के लिए आप कौन से सलाह को प्रस्तुत करोगे, तो सलाह में क्या होगा, हमें एक क्या करना होगा, हमें एक मंच बनानी चाहिए। सलाह में हमें क्या करना चाहिए, ये एडिटोरियल में नहीं है, ये मेरे मन में ख्याल आया था। सहकारी संघवाद के तो सहकारी संघवाद का को स्थापित करने, आर्थिक संघवाद को स्थापित करने के लिए एक सलाह, जहां तक मैं मानता हूं कि हमें एक सहकारी संघवाद के मंच की स्थापना करनी चाहिए, जिसमें कि राज्यसभा को प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। राज्यसभा का मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा ही ना है जो कि राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। तो जो मंच बनाया जाए उसमें राज्यसभा को प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो यही है, कुछ ज्यादा और विशेष था नहीं सहकारी संघवाद के बारे में। जहां तक मुझे पता है मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया। आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि यह लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, धन्यवाद।